नमस्कार दोस्तों, मैं आपका निरंकार वर्मा और जलवायु विज्ञान का एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के तो एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि नीचे दिए गए कथन हैं और उनको आपको समझना है। उसको समझने के बाद लिखा हुआ है, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यानी कि सही कथन की आपको पहचान करनी है। अब ध्यान दीजिए, पहला कथन क्या है। लिखा हुआ है, सूर्य से पृथ्वी की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण। अब देखिए, एनर्जी का ट्रांसफर की बात कर रहा है। ऊर्जा का स्थानांतरण विकिरण के द्वारा, ध्यान दीजिएगा इस पर, विकिरण के द्वारा यानी रेडिएशन के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की ओर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह विकिरण के माध्यम से यानी रेडिएशन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। तो अब इसको देखना है, आइए समझते हैं इसको। अगर हम मान लेते कि ये सन है, ये सूर्य है। आपको पता है कि सूर्य के केंद्र में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। यानी हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। यानी कि न्यूक्लियर फिजन की बात हो रहा है। अब इस नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा यानी जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है तो ऐसे में ऊर्जा निकलती है इसमें से क्या निकलती है, ऊर्जा। और यह जो ऊर्जा होती है यह वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो यह ऊर्जा है पृथ्वी की ओर आती है। अब चूंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पृथ्वी को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा क्षेत्र भी है जो क्या है, निर्वात है। यानी कि यहां कुछ भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। फिर भी आप देखते हैं सूर्य से पृथ्वी की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब यह है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो जब कभी भी ऊर्जा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की जरूरत ना पड़े तब ऐसी विधि को हम रेडिएशन कहते हैं, यानी कि विकिरण कहते हैं। स्थानांतरण की चार विधियों में, ऊर्जा की स्थानांतरण की चार विधियों में एक विकिरण है। तो विकिरण कैसा माध्यम है, विकिरण ऐसा माध्यम है जिसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और यही कारण है कि सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा की प्राप्ति विकिरण के रूप में होती है, यानी विकिरण के द्वारा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। आप जानते हो कि सूर्य से पृथ्वी की ओर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास समय लगता है। एक सिंपल सा फैक्ट आप तैयार कर लीजिए यहां से। और साथ ही साथ सूर्य चूंकि एक गर्म पिंड है, सूर्य क्या है, एक गर्म पिंड है, तो गर्म पिंड से हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होगा, यानी लघु तरंग विकिरण के रूप में होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि लघु तरंग विकिरण से हमारा क्या आशय है। तो अगर हम कहें आपसे कि कोई भी तरंग गति है, ध्यान दीजिएगा, तरंग गति को आप क्या करिए, कांस्टेंट कर दीजिए। तरंग गति को कांस्टेंट कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाता है,
तरंग दैर्ध्य का आवृत्ति के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ का आवृत्ति के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम किसी तरंग दैर्ध्य को कांस्टेंट कर दें, एक सीक्वेंस में चल रही है वो, तो ऐसे में तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बीच में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। अगर हम कहें तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो आवृत्ति घट जाएगी, और अगर तरंग दैर्ध्य घट रहा है तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। समझिएगा ध्यान से। तरंग दैर्ध्य का क्या मतलब होता है? तो तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है एक कंपन। जैसे मान लो हमने कहा कि यह एक कंपन हो गया, यह एक क्या हो गया? एक कंपन। उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। अब आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में, मान लो ये तरंग जा रही है और ये एक सेकंड की दूरी है। कितनी की है? एक सेकंड की दूरी है। तो एक सेकंड में कंपनों की संख्या यानी तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो अगर हम आपसे कहें इसमें कितने कंपन हैं, तो 1 2 3 4, तो हम कहेंगे इसकी आवृत्ति कितनी है? 4 है। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक कंपन है उसको वेवलेंथ कहते हैं। अब अगर हम कंपन को बढ़ा दें और दूरी उतनी ही ले लें, एक सेकंड की दूरी ही ले लें, और हमने कहा कि वेवलेंथ बढ़ा दिया, तो जब वेवलेंथ बढ़ा तो आवृत्ति कितनी हो गई? 1 और ये 2, यानी आवृत्ति 2। तो जब वेवलेंथ बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तो आवृत्ति घट जाती है। और अगर मान लो हम एक सेकंड की दूरी ले लें, मान लो ये 1 सेकंड की दूरी है और इसमें हमने क्या कर दिया? वेवलेंथ को घटा दिया, तो आवृत्ति क्या हो गई? बढ़ गई। 1 2 3 4 5 6 7, यानी आवृत्ति कितनी हो गई? 7। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होती है और इसमें संबंध कैसा होता है। तो इसी आधार पर ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य होता है, इस सूर्य से निकलने वाली संयुक्त ऊर्जा को हम फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य है, मान लो ये सन है, और सन से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो फोटान फॉर्म में होती है, और इस फोटान की गठरी को हम खोल देते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की आपको रेजेस मिलेंगी। जैसे आप देखिए, हम आपसे कहेंगे क्या है, तो आप कहेंगे गामा रेज है, बीटा है, और क्या है? अल्फा है। तो गामा, बीटा, अल्फा, इसको एक ही में रख सकते हैं आप। इसके बाद क्या है? एक्स रेज है। फिर क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी रेज है। इसके बाद क्या है? आप कहेंगे विजिबल रेज है, यानी कि दृश्य प्रकाश। विजुअल रेज के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। तो ये सब क्या है? ये सब सूर्य से आने वाली रेजेस हैं, जिसमें आप देखेंगे इधर से इधर की ओर जाइए तो क्या हो रहा है? आवृत्ति घट रही है और तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है। मतलब इसमें हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? आप कहेंगे गामा रेज की। सबसे लो फ्रीक्वेंसी किसकी है? आप कहेंगे रेडियो वेव की। तो ये अलग अलग सौर ऊर्जा की, सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं जो पृथ्वी को आती हैं, जिसमें से आप देखेंगे अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेज, इनका संबंध आयनमंडल से है, आयनमंडल के नीचे नहीं आती हैं। वहीं अल्ट्रा वायलेट रेज संताप मंडल तक आती है, ओजोन लेयर में, हमने बताया आपको। और ये दृश्य प्रकाश, ये सब पृथ्वी पर आती हैं। तो दृश्य प्रकाश यानी जो विजुअल है, इसी में आपने पढ़ा होगा क्या? वेव ग्योर। विवग्योर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप देखेंगे
ये भी सीक्वेंस है। अब इसमें भी सबसे लो फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप कहेंगे रेड की है, लाल की। इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप कहेंगे वायलेट की, यानी कि बैगनी की। तो अब ऐसे में यह रंग ऐसे हैं, इसमें से जो इधर के जितने भी रेजेस हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और हमारी आँखों की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं होती है, यानी हमारी आँखों की फ्रीक्वेंसी कम है और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसके कारण ये मैच नहीं होती फ्रीक्वेंसी। और जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो हमें ये दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हमें ये दृश्य है, ये दिखाई देता है। इसमें भी शुरू के ये 3 आपको नहीं दिखाई देंगे आँखों से, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हमारी आँखों से, लेकिन इतने की जो है फ्रीक्वेंसी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी फ्रीक्वेंसी हमारी आँखों की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, जिसके कारण ये हमें दिखाई पड़ता है, ये कलर भी हमें दिखाई पड़ता है, प्रकाश के ये रंग दिखते हैं। जबकि इंफ्रारेड पर आएंगे तो इंफ्रारेड का प्रयोग रिमोट में होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी आँखों की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण यह नहीं दिखाई देती। और ये जितनी भी हैं ये इनकी फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती। तो खैर इनका अपना अपना यूज है, वो साइंस में आप लोग पढ़िएगा। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इतनी प्रकार की रेजेस आती हैं। अब तो इसी को कहते हैं सौरिक स्पेक्ट्रम। इसी को क्या कहते हैं, सौरिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वह विकिरण के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है, तो यह बात क्या है, एकदम से सही प्रतीत होती है, यानी यह वाला स्टेटमेंट एकदम से सही है। अब दूसरी बात समझिए, लिखा हुआ है ठंडे पिंड के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ठंडे पिंड के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन, जो हीट रिलीज होती है, लघु तरंग विकिरण के रूप में होता है। अब देखिए ध्यान से, यानी ये कह रहा है कि कोई भी ठंडा पिंड है, जैसे मान लो पृथ्वी है, तो ठंडा पिंड है पृथ्वी, तो ठंडे पिंड से ऊष्मा का जो निष्कासन होगा या स्थानांतरण होगा वह कह रहा है शॉर्ट वेव रेडिएशन के द्वारा होगा, लघु तरंग विकिरण के द्वारा होगा। तो अब इसको आप समझिएगा ध्यान से। मान लो हमने कहा कि ये सूर्य है, ये सन है, तो सन क्या है, एक गर्म पिंड है, और यहां पर हम ले लेते हैं पृथ्वी को, अर्थ। तो अर्थ क्या है, एक ठंडा पिंड है, ठीक है, यानी पृथ्वी एक ठंडा पिंड है और सूर्य एक गर्म पिंड है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो वह शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होगा। वो कैसा होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन फॉर्म। क्यों, क्योंकि गर्म पिंड से ठंडे के पिंड है की ओर जब ऊष्मा जाएगी तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है लघु तरंग विकिरण। तो ये क्या हो रहा है, जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली ऊर्जा है, ऊष्मा है, इसी को हम कहते हैं इंसोलेशन, यानी सूर्य तप, इंसोलेशन। तो इंसोलेशन क्या है, यह इनकमिंग सोलर रेडिएशन का ही संक्षिप्त फॉर्म है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा है। तो यह गर्म पिंड से आ रही है, तो गर्म पिंड से हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण लघु तरंग विकिरण के रूप में होगा, लघु तरंग विकिरण के रूप में होगा, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी ने ऑब्जर्व कर लिया, कुछ तो रिफ्लेक्ट भी करती है, तो रिफ्लेक्शन की बात में करेंगे, रिफ्लेक्शन को छोड़िए। पृथ्वी ने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, अब इसके पास हीट आ गई। तो चूंकि पृथ्वी एक ठंडा पिंड है, लेकिन जितना उसने दिन भर में सूर्य की ऊर्जा को ऑब्जर्व किया है उतना उसको नेक्स्ट डे भोर होने से पहले रिमूव करना है, बाह्य अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में इसको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ठंडे पिंड से ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होगा, यानी इसकी जो वेवलेंथ होगी वो बड़ी बड़ी होगी। यानी कि ये क्या हो रहा है, पृथ्वी से यानी ठंडे पिंड से ऊष्मा का जब निष्कासन होगा तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण।
पार्थिव विकिरण कहते हैं। और पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। तो चूंकि पृथ्वी एक ठंडा पिंड है, इसलिए इससे ऊष्मा का निष्कासन हमेशा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होगा। दीर्घ तरंग विकिरण, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष में लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में निष्कासित करेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, इस क्वेश्चन पे कह रहा है ठंडे पिंड के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन लघु तरंग विकिरण के द्वारा होता है। गलत है ये, यानी कि ठंडे पिंड से हमेशा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो यह स्टेटमेंट गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, तो हीट ट्रांसफर के मेथड जो हैं, या ऐसे लिख दो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसमें कितने मेथड हैं आप देख लो। पहला मेथड क्या है, तो आप पढ़ चुके हैं, विकिरण, रेडिएशन, विकिरण। दूसरा होता है कंडक्शन, यानी कि इसको कहते हैं चालन। और तीसरा होता है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। और चौथा हम लिख सकते हैं एडवेक्शन, अभिवहन। तो चार विधियां हैं। अब देखो रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन आप पढ़ चुके हैं। इसको, यह ऐसा मेथड है कि ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो अभी शीतकाल है, शीतकाल में आप घरों में हीटर जला के, या आप क्या करते हैं, आप आग जलाते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पर आग जला दिया, है ना, ये आग जल रही है इस तरह से, ठीक है। तो आग जल रही है और यहाँ पर आप हंस रहे हो, खड़े होकर के दूर आग ताप रहे हो। तो आग और आपके बीच में, या हीटर आपके बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी आप तक हीट पहुँच रही है, यानी कोई विधि इसमें काम नहीं कर रही है, यानी कोई माध्यम काम नहीं कर रहा है, तब भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं विकिरण। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर आप एक तवा रख दो, रोटी बना लो मान लो, तो तवा जो गर्म हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, धीरे धीरे आप देखेंगे इसका ये हैंडल भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हैंडल गर्म होता है कि नहीं होता है? तो हैंडल तो आग पे नहीं है ना, फिर हैंडल क्यों गर्म हो गया? हैंडल इसलिए गर्म हो गया क्योंकि जो तवा रखा हुआ है आग पे, उसके संपर्क में है, ये कांटेक्ट में है। तो जब भी कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में संपर्क विधि द्वारा, यानी कांटेक्ट मेथड द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो इसको हम कहते हैं चालन विधि या कंडक्शन मेथड। अब जाड़े का महीना है, गर्मी में आपका पार्टनर रजाई गर्म किया है, अंदर पड़ा हुआ है, आप बाहर से क्लास करके आते हो और फटाक से रजाई में घुस जाते हो। क्यों घुसते हो? आपको पता है उसने रजाई को गर्म करके रखा है, आप उसके कांटेक्ट में जाओगे तो आपको भी हीट मिल जाएगी। जैसे देखो, मान लो हमने कहा कि ये एक राड है, एक लोहे की राड है, अब ये आयरन की राड है, तो ये कणों से मिल करके बना है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आग जला दिया, इसको यहाँ से हीट करना शुरू किया। धीरे धीरे यह भी क्या होता है, हीट बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो ये क्यों बढ़ गया? जो इसके कण हैं, क्या कण यहाँ से यहाँ गए? आप कहेंगे नहीं गए, कणों का विस्थापन नहीं हुआ, केवल कांटेक्ट में होने के कारण हीट ट्रांसफर हो गई। तो इसको हम कहते हैं चालन विधि। तो चालन विधि के द्वारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ऊर्जा ऑब्जर्व करती है सतह, उससे जब निष्कासन करती है, तो चालन विधि के द्वारा थोड़ा बहुत ऊर्जा का निष्कासन चालन विधि से हमारे वायुमंडल में सतह से ऊपर होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला मेथड है कन्वेक्शन, संवहन। अब मान लो
कि एक बर्तन आपने रख दिया इस पे और इसमें पानी भर दिया और नीचे से आग जला दिया, अब क्या होगा? संवहन का मतलब होता है जब कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा, कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब उसको हम संवहन विधि कहते हैं। जैसे मान लो अभी पानी है, अब पानी को गर्म कर रहे हो तो जो नीचे के कण हैं इसके, वो गर्म होकर के कहाँ जाएंगे? गर्म होंगे तो वो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर चले जाएंगे। और जो ठंडे कण हैं वो भारी हैं, वो कहाँ की ओर आएंगे? वो नीचे की ओर आएंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है। तो जब कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब उसे संवहन विधि कहते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि वायु का आरोहण हो रहा है बहुत तेजी से, वायु गर्म होकर के, तो वायु गर्म होकर के ऊपर जा रही है। तो क्यों जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर की ओर तापमान क्या होगा? कम होगा, और नीचे की ओर तापमान बहुत अधिक होगा। तो नीचे की ओर तापमान अधिक है तो वायु गर्म हो गई, वायु गर्म हो गई और ऊपर तापमान कम है, तो जाहिर सी बात है अधिक तापमान से, अधिक हीट से कम तापमान की ओर, कम हीट की ओर स्थानांतरण होगा। तो कैसे हो रहा है? ऊर्ध्वाधर हो रहा है। तो ऊर्ध्वाधर हो रहा है तो इसमें कौन सा मेथड है? संवहन मेथड है। यानी कि जब भी वायु का आरोहण हो, ध्यान दीजिएगा, यानी वायु का आरोहण हो रहा है तो वो क्या है? वायु तरंग है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कहें जल का ऊर्ध्वाधर अगर गति हो तो उसको हम कहते हैं जल तरंग। और इन दोनों में मेथड कौन सा है? आप कहेंगे संवहन। समझते रहिएगा, संवहन मेथड के द्वारा ये होता है। ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है अभिवहन, एडवेक्शन। तो एडवेक्शन क्या है? एडवेक्शन और संवहन दोनों सेम होता है, बस इसको क्या है हम कह सकते हैं कि ये क्षैतिज संवहन है। यानी कि कणों के क्षैतिज विस्थापन से जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब उसको हम अभिवहन कहते हैं। यानी कि जैसे आप इसमें पानी ऊपर, कण ऊपर जा रहे थे, ठंडे नीचे आ रहे थे, इसमें क्या होता है? इसमें हॉरिजेंटली होता है, बस हाई हीट से कम हीट की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। जैसे मान लो पवन है, तो पवन क्या है? वायु का क्षैतिज विस्थापन है। जब वायु एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है तब उसको पवन कहते हैं। इसी प्रकार से एक है जलधारा। अब जलधारा क्या है? इसमें भी जलधारा क्षैतिज उसका बहाव हो रहा है, यानी जल का क्षैतिज प्रवाह तो जलधारा, वायु का क्षैतिज प्रवाह तो पवन। अब देखो इसमें भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो किसके द्वारा होगा? तो आप कहेंगे अभिवहन के द्वारा होगा। ऊष्मा के स्थानांतरण की 4 विधियां बताई हमने। रेडिएशन, जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। चालन, जिसमें कांटेक्ट मेथड से होता है। संवहन, जिसमें कणों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है। और अभिवहन, जिसमें कणों का क्षैतिज विस्थापन होता है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन कर लिया पूरे क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका? गलत है। तो हम आंसर निकालेंगे तो हमें केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम कहेंगे केवल एक, यानी ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा।